अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक ऑर्गेनेली के बारे में जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अब बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है ये बहुत ही यूनिक फंक्शंस करता है। ये सेल पर कहाँ पर पाया जाता है, ये क्यों पाया जाता है और ये क्या-क्या फंक्शंस करता है। आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब दोस्तों अगर हम लफ्ज़ माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ये बेसिकली 2 अल्फाज से मिलकर बना है। जो पहला है वो है माइटोज़ यानी थ्रेड और जो दूसरा है वो है खंड्रियन यानी ग्रेन्यूल्स। यानी ये ऐसे थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, यानी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेनस है, यानी उसमें 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जो हम स्ट्रक्चर में डिटेल से देखेंगे। दोस्तों आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दोस्तों अगर हम लफ्ज़ माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ये एक बेसिकली प्लूरल वर्ड है, यानी जो सिंगल है इसे माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है। अगर हम इसकी जमा को देखें तो फिर इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगर डिस्कवरी की बात करें कि कौन से साइंटिस्ट ने कब इसे डिस्कवर किया था, तो बेसिकली दोस्तों पहले जब ये डिस्कवर हुआ था तो इसको बायोब्लास्ट कहा गया था। और दोस्तों ये एक एल्टमैन नामी साइंसदान था जिन्होंने 1819 में इसे एक्सेल के अंदर डिस्कवर किया था और तब उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बायोब्लास्ट का नाम दिया था। फिर उसके बाद 1898 में दूसरे साइंटिस्ट आए सी बेंडा के नाम से और फिर उन्होंने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया इस स्ट्रक्चर को, या फिर इस स्ट्रक्चर को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब दोस्तों एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो उसको कलेक्टिवली कंड्रियोम कहा जाता है। यानी एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन तमाम को कलेक्टिवली कंड्रियोम कहा जाता है। दोस्तों अगर कंपोजिशन की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ से कंपोज हुई, तो वो प्रोटीन्स, लिपिड्स, आरएनए एंड डीएनए अलोंग विथ राइबोसोम्स। यानी इस स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, लिपिड्स भी प्रेजेंट है, आरएनए और डीएनए भी प्रेजेंट है और इसी तरह राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। अब दोस्तों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स, यानी डीएनए और राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। यानी इसका अपना डीएनए है, इसके अपने राइबोसोम से ये प्रोटीन फॉर्मेशन भी खुद कर सकती है, ये डीएनए को रेप्लिकेट भी खुद कर सकती है, तो इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इसे न्यूक्लियस के सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं होती डिवाइड होने के लिए, रेप्लिकेट होने के लिए। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से, जो हमने यहाँ पे भी बात की थी, जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है इसे कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर फोल्डेड वन जो फोल्ड हो रहा है ये भी एक मेम्ब्रेन है जिसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब दोस्तों इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच स्पेस है, इस स्पेस को बेसिकली कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसी तरह दोस्तों इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। दोस्तों जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बेसिकली स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो बेसिकली फोल्डेड है, ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो डीएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स वगैरह है वो तमाम के तमाम मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया से इसका आउटर मेम्ब्रेन रिमूव कर दे और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन छोड़ दे तो फिर उसे माइटोप्लास्ट कहा जाता है, यानी विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। इस तरह दोस्तों जो फोल्डेड एरियाज होते हैं इनर मेम्ब्रेन के, इसे बेसिकली कहा जाता है क्रिस्टी। यानी जो फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन है इसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी बेसिकली जो फोल्ड्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के इसे क्रिस्टी कहा जाता है। दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली 70S के होते हैं। आमतौर पे जो यूकैरियोटिक का जो सेल है उसमें जो राइबोसोम्स है वो 80S है, पर यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके राइबोसोम 70S है और इसीलिए इसे ये माना जाता है कि पहले ये एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की तरह ऑर्गेनिजम्स हुआ करता था, फिर बाद में ये मर्ज हो गया यूकैरियोटिक सेल्स में और अब ये यहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों इस क्रिस्टी में F1 पार्टिकल्स होते हैं या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर ऑक्सियोसोम्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो हम अगले आने वाली वीडियोस में, रिस्पायरेशन की वीडियोस में डिटेल से जानेंगे कि किस तरह F1 पार्टिकल्स हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में और क्रिस्टी पर मौजूद ये पार्टिकल्स
क्या फंक्शन करते हैं। दोस्तों अगर हम फंक्शन की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सबसे पहला है ये एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं और एटीपी प्रोडक्शन के लिए एक्साइट है, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए ये एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन बेसिकली क्या होता है, फूड्स की ब्रेकडाउन होती है, यानी फूड्स को ब्रोक किया जाता है, कट किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, ताकि उससे एटीपी प्रोड्यूस हो, उससे एटीपी अखज़ की जाए। तो इस फूड के ब्रेकडाउन को और एटीपी प्रोडक्शन को माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस कहा जाता है। और फिर दोस्तों ये एटीपीज डिफरेंट साइट में सेल के डिफरेंट पार्ट्स में यूज होती है एज एन एनर्जी। दोस्तों प्रोवाइड्स एनर्जी टू एवरी सेलुलर ऑर्गेनेली। दोस्तों सेल में प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनेलीज है उन तमाम को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया फराहम करता है, इसीलिए दोस्तों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।